हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस कंटेंट में दो वेरिएबल्स लेंगे, उनके बीच में देखेंगे क्या वो वेरिएबल्स हमारे कोरिलेटेड हैं या कोरिलेटेड नहीं है। डेली लाइफ में हर जगह आपको कोरिलेशन का आपको एग्जांपल मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन देते हैं, फिर बाद में आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल भी बताते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेरिएबल्स x कामा y इफ चेंज इन वन वेरिएबल। बेटा डेफिनेशन में दे रहा हूं कोरिलेशन की। इफ change in one variable also change in other variable, we called variables are called correlated to each other. The relation between them is called correlation. बच्चों मान लो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल्स में हम कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए वैल्यू बढ़ा देते हैं या मान लीजिए वैल्यू कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो बढ़ा देने पे या डिक्रीज कर देने पे दूसरे वेरिएबल में अगर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो या डिक्रीज इससे मतलब नहीं है, इसमें भी चेंज हो जाए, देन वी से दैट दीज टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड कोरिलेशन. The correlation coefficient between two variables is denoted by small r or rxy और r ब्रैकेट xy. बेटा ये तीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं. ओके अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट r इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1. बेटा इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है. मीन्स इसकी कम से कम जो वैल्यू है वो -1 तक जाएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 तक जाएगी. मान लो आपने एग्जाम में क्वेश्चन किया और उस कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 5 आ गई, तो बेटा वो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत है, आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो केवल एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम 1 होगी. और आपका तो आया है 5, तो आपका आंसर हो गया गलत. तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू इज लाइज बिटवीन -1 to 1. अच्छा, अब अगर मान लो ये वैल्यू हमारी r इक्वल टू -1 है, तो इसका क्या नाम होता है? ये माइनस है मीन्स नेगेटिव, और 1 है तो मीन्स परफेक्ट. तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन. If the value of r is +1, then it is called positive perfect correlation, and the value of r is equal to 0, then there is no correlation. कोई भी correlation उनके बीच में नहीं है. That is variables are independent. Okay. Now if मान लो ऐसा है कि हम लोग चेंज करते हैं वेरिएबल्स में, लेकिन दूसरे में कोई इफेक्ट ही ना पड़े, कोई चेंज ही ना हो, तो इफ चेंज इन वन वेरिएबल देयर इज नो चेंज इन अदर वेरिएबल. कोई भी चेंज ना हो दूसरे, एक में तो आप चेंज करते रहो, बढ़ा दो घटा दो कुछ भी करो, लेकिन दूसरा वेरिएबल में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, देयर इज नो चेंज इन अदर वेरिएबल, देन वेरिएबल आर नॉट कोरिलेटेड, so there is no correlation between them and variables are called independent variables. In this case our correlation coefficient is equal to r equal to 0. ओके तो बेटा अगर चेंज करें तो दूसरे में भी इफेक्ट पड़े, चेंज हो जाए उसमें, देन इट इज कॉल्ड कोरिलेशन, और अगर कोई भी चेंज ना हो देन इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब डेली लाइफ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको हम बताते हैं कोरिलेशन, जिससे आप समझ पाए. मान लो दो वेरिएबल्स हमारे पास x और y हैं. x वेरिएबल हमारा कैसा है? x वेरिएबल को हमने मान लिया है कि बारिश होना. x वेरिएबल है क्या है? बारिश होना, रेन होना. ठीक. दूसरा वेरिएबल जो y है हम मान लेते हैं उसमें खेत की उपज है, खेती करते हैं किसान, तो खेत की उपज है. तो x वेरिएबल में हम चेंज करें, मतलब बारिश हमारी अच्छी हो जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो खेत की जो उपज है वो क्या होगी? अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मीन्स
बारिश अगर जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारा क्या है, खेत की उपज अच्छी हो जाती है। तो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। मान लो बारिश ना हो या थोड़ी हो तो खेत की जो उपज है, जो ईल्ड है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। मीन्स कम हो रही है तो उपज भी कम हो रही, बढ़ रही है तो उपज भी बढ़ रही। लेकिन अगर यक्स हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब बहुत बारिश हो जाए, बहुत बारिश हो जाए, तो बाढ़ आ जाएगी बच्चों। जिससे क्या है, खेत की जो उपज है वो कम हो जाएगी। फिर बाढ़ में फसल खराब हो जाती है। तो ज्यादा जब यक्स में बी ग्रेटर इंक्रीज, देन अब क्या है बेटा, अब क्या है कि वाई में अब डिक्रीज होने लगा है। तो देखिए एक में चेंज करने से दूसरे में इफेक्ट पड़ रहा है। सो यक्स और वाई वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोरिलेटेड, मींस बारिश और खेत की उपज आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ओके। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो हम खेत में डीजे बजवा दे रहे हैं। तो क्या यक्स वेरिएबल है डीजे बजाना, ठीक है। यक्स वेरिएबल क्या है, डीजे बजाना। और वाई वेरिएबल है हमारी खेत की उपज। तो बच्चों अगर हम खेत में डीजे बजवा बजवा दें, डीजे का फंक्शन लगवा दें, खेत में पार्टी करा दें, तो क्या बेटा खेत की उपज बढ़ जाएगी? क्या लौकी कद्दू गेहूं जो लगे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी होने लगेंगे, ज्यादा उपज हो जाएगी? तो तुम कहोगे ये तो सर आप मजाक कर रहे हैं, डीजे बजवाने से खेत की उपज थोड़ी बढ़ती है। तो ओके बेटा, तो डीजे बजवाना हमारा एक्स वेरिएबल है और खेत की उपज हमारी क्या है, दूसरा वेरिएबल वाई है। तो अब यहां पर यक्स में चेंज करें, डीजे कम बजवाएं, ज्यादा बजवाएं, बिल्कुल ना बजवाएं, तो वाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, खेत की उपज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे डीजे बजवाना और खेत की उपज एक दूसरे से नॉट रिलेटेड, नॉट कोरिलेटेड, मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन। नाउ वी कैन write the correlation coefficient formula. The correlation coefficient formula is also called Karl Pearson coefficient of correlation formula. Formula of correlation coefficient, formula of correlation coefficient or Karl Pearson coefficient of correlation is denoted by small r and defined as, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इसको आपको भी याद करना है। इसको याद करेंगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। आर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार। बेटा यहाँ पे एक्स आई लिखा है, ये वाई आई लिखा है, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, इसको एक्स ही पढ़ेंगे। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट, पूरा अंडर रूट है बेटा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का, या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी फार्मूले को एक दूसरे फार्मूले में रिड्यूस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। सेम यही फार्मूला है, बस नए नए टाइप में कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए ये सेकंड फार्मूला, इसको भी आप याद कर लीजिए। अच्छा, ये जो फार्मूला हमारा ऊपर वाला है इसको याद कर लीजिए। कोई भी आपका कोरिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बड़े आराम से हो जाता है। बुक्स में कई फार्मूले, कभी ये लगा देते हैं, कभी सेकंड, कभी थर्ड वाला लगा देते हैं। आप अगर केवल एक ही फार्मूला याद करना चाहो तो ये फार्मूला याद कर लीजिए और इससे कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में। सेकंड फार्मूला बच्चों तो लिखा है आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। देखिए ये ऊपर वाले तरीके से सेम है, ठीक है। और ये जो आपका बन जाएगा एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का है। अथवा एक दूसरा फार्मूला बेटा रिड्यूस हो जाएगा, ये भी अच्छा फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चाहो तो आप ये थर्ड वाला भी याद कर लो, ठीक है। और थर्ड वाले से सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्मॉल आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस, अब अलग अलग कर दो इनको, तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट, ये एन है तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब सेम ऐसे ही वाई की सीरीज में लिख दो, अंडर रूट एन
सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो बेटा ये तीन फार्मूले हमने तीन फॉर्म आपको दिए हैं, ये आपको याद ही करने, जब याद आप कर लोगे तभी बेटा आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये तीन फार्मूले बेटा आप लोग अच्छे से याद कर लो, चाहो तो पहला वाला याद कर लो, दूसरा याद कर लो, तीसरा, तीनों आप एक तरीके से देख लो, थोड़ा थोड़ा बस चेंज है, बाकी एक दूसरे और दूसरे से तीसरे में रिड्यूस हो जाता है। तो ये थर्ड वाला आप याद कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन लगा लीजिए। अब एग्जाम में क्या होता है कि कोई ये वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन लगाता है, कोई पहले वाला फार्मूला लगा क्वेश्चन बेटा कोई भी लगाओ फार्मूला, आंसर जो उसका होगा वो सेम आएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे बेटा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स बार वाई बार क्या है, जरा इनके बारे में जान लेते हैं। तो हेयर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, ये मीन है बच्चा, मीन ऑफ किसकी, एक्स सीरीज। और वाई बार इक्वल टू क्या है, सिग्मा वाई अपॉन एन, मीन ऑफ वाई सीरीज। मीन्स वाई बार क्या है, वाई की वाई सीरीज की मीन है, मीन्स सम ऑफ वाई वैल्यूज अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जितनी आपकी वैल्यूज हैं उसको बेटा एन ट्रीट करते हैं। सिग्मा एक्स क्या है बच्चों, सिग्मा एक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन और एसडी ऑफ एक्स सीरीज। द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स सीरीज इज अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ओके, एंड सिग्मा वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो बेटा ये फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, कोई भी फार्मूला आप एग्जाम में लगा सकते हैं, आंसर सबका सेम होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट की। बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, the values of xy is given in table. The value of x is 1 3 5 7 8 10 and the value of y is 8 12 15 17 18 20। बेटा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू बेटा काउंट करो, 1 सेट है, दूसरा ये सेट है, तीसरा है, फोर्थ नंबर 5 6, n की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेटा कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला लगाते हैं, इसके बाद इसकी टेबल बनाते हैं और टेबल बना के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अच्छा तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं, आर इक्वल टू, थर्ड वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, आसान रहता है, थोड़ा लिखने में बड़ा है लेकिन आसान रहता है। क्या फार्मूला होता है, पहले सब लोग बेटा फार्मूला लिख लो, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई। अब इनको अलग अलग कर दो, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट, ये एन है यहाँ पे रखो और यहाँ पे वाई की जगह अगर एक्स हो जाए तो क्या होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेम इसी तरीके से वाई में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस एन सिग्मा माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग अब सबसे पहले बेटा फार्मूला लिखेंगे, याद रखना क्या मैंने बताया है, सबसे पहले कोरिलेशन का फार्मूला लिखो। अब इस फार्मूले को देख के ही हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एन की वैल्यू कितनी, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज हैं, तो एन इक्वल टू 6 हो गया। ठीक, अब बेटा आपको दिया क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स दी गई है, तो वर्टिकल में ये टेबल एक्स की बना लीजिए और वाई की बना लीजिए, ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। तो ये दोनों टेबल आपने बना लिया, दोनों को सम कर दिया, देखिए सिग्मा एक्स 34 है और सिग्मा वाई 90 है, इसको सम कर लिया। ओके, अब बेटा यहां पर देखिए सबसे पहली वैल्यू हमको दी गई है एक्स वाई, इस टेबल में सिग्मा एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स वाई की आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहाँ पे एक्स वाई की टेबल बना लीजिए सबसे पहले। लेकिन सबसे पहले आप कुछ भी बना सकते हैं, देखिए एक्स वाई की टेबल कहीं भी बना लीजिए। तो आपको अब सबसे पहले एक्स वाई की टेबल बनानी, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक्स वाई की टेबल बन गई, ये यहाँ पे बनाई गई, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी बना सकते हैं। इसके बाद लिखा है सिग्मा एक्स, मतलब एक्स की टेबल, तो ऑलरेडी एक्स की टेबल है, सिग्मा वाई ऑलरेडी वाई की टेबल है, फिर नीचे देखिए लिखा है सिग्मा एक्स स्क्वायर, मीन्स हमको एक्स स्क्वायर की टेबल चाहिए। तो बेटा आप एक्स स्क्वायर की टेबल बना लीजिए। एक्स स्क्वायर की टेबल कैसे बनेगी, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर कैसे बनाएगा, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64 10 का स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर की। फिर यहाँ पे लिखा है बेटा
सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से मतलब नहीं है, ये लिखा है सिग्मा एक्स, मतलब एक्स की टेबल चाहिए। तो बेटा एक्स की टेबल ऑलरेडी आपको गिवन है, बनाना ही नहीं, ठीक है। फिर लिखा है वाई स्क्वायर, तो अब बेटा वाई स्क्वायर की एक नई टेबल बना लीजिए। तो वाई का स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर की टेबल बन जाएगी। देखिए अब क्या लिखा है, सिग्मा वाई, वाई की टेबल ऑलरेडी है, बस पूरा खत्म हो गया फार्मूला। तो फार्मूला देख के ही जो जो टर्म्स आपके पास दिए गए हैं वही टर्म्स की आपको टेबल बनानी है। ओके, अब बेटा ये सभी सम कर दीजिए, और ये सारा काम आपको कैलकुलेटर से करना है तो इजी हो जाएगा। सारा सब कुछ सम कर दीजिए। देखिए ये सम कर दिया तो सिग्मा में वैल्यूज आ गई। ओके, अब ये सभी सिग्मा की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिए। एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से देख के देखिए 582 ये आ गई, माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस सिग्मा एक्स है 34 और सिग्मा वाई है बेटा 90। देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, अपॉन अंडर रूट एन की वैल्यू कितनी बेटा, ये एन है, एन की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है 248, ये 248 पुट कर दिए, माइनस ये माइनस सिग्मा एक्स क्या है बेटा 34, तो 34 यहाँ पुट करेंगे तो 34 का होल स्क्वायर इंटू रूट एन, तो एन की जगह 6 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर है 1446, तो बेटा यहाँ पे 1446 पुट किया, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर कितना है, तो ये है 90, तो 90 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेटर की मदद से बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दें, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके रूट ले लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए वैल्यू आपकी आएगी डायरेक्ट, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.9879, यही आपका आंसर है। तो कोरिलेशन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9879, चूंकि वैल्यू पॉजिटिव है इसका इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, मीन्स चेंज इन वन वेरिएबल, पॉजिटिव सेंस में चेंज इन अदर वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब आप तो समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या है बेटा, टेबल नहीं दी गई, डायरेक्ट आपको वैल्यूज दे दी गई है। द फॉलोइंग डेटा इन हाइट एंड वेट ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स आर गिवन एज सिग्मा एक्स इज दिस, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज दिस, सिग्मा वाई की वैल्यू 16800, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू दी गई। बेटा अब यहाँ पे टेबल नहीं, सीधे ये वैल्यूज दी गई। तो कह रहे हैं फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला, द फार्मूला ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज दिस, ठीक है। अब ये बेटा वैल्यू आपको जो दी गई ये इसमें सभी जगह पुट कर दीजिए वैल्यू, और जैसे पुट करेंगे कैलकुलेटर से, आपको बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी 0.6, मीन्स आर इज द पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द वैल्यू इज 0.6। देखिए इसकी सब की वैल्यू -1 से 1 के अंदर ही लेस होके आ रही है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा बड़ा है। देखिए इसमें क्या लगाया गया है लॉजिक, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई। ये आपकी टेबल दी गई है। यहाँ पे बेटा u और v कुछ इन्होंने मान लिया है, u और v इन्होंने कुछ मान लिया। अच्छा n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 होगी n की वैल्यू। ओके, यहाँ पे आप ऐसा करो, ये ना मानो, ठीक है, आपको अपने मन से करना है। आप क्या करोगे, ये जो फार्मूला दिया है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, वो बेटा आप फार्मूला ये लगा देंगे एक्स वाई में। ये एक्स वैल्यू है, ये वाई वैल्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, ये वैल्यूज आप लिख लेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी ये काम ना करिए, बस ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं तो कैलकुलेटर तो आपके पास है ही, तो कैलकुलेटर की सहायता से ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। यू और वी में चेंज ना करिए, सिंपल सा एक्स वाई में टेबल बना लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई की, बस, और क्वेश्चन करके आंसर निकालिएगा। देखिए जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा, और आंसर की वैल्यू क्या होगी बेटा, लिख नोट कर लीजिए, आंसर की वैल्यू होगी 0.6, 0.6 वैल्यू आ रही। तो आप लोग हमें लगता है समझ गए होंगे कि बुक में देखो इन्होंने डिफरेंस लेके कुछ किया है, वो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा जो थर्ड वाला फार्मूला है वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको याद कर लीजिए और वैल्यू निकाल के रख दीजिए। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 आते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10 में जरा देखिए, यहाँ पे लिखा है 10 स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग % ऑफ मार्क्स इन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स,
दिस इज द रोल नंबर, दिस इज द मार्क्स, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन निकालना है। यहां पर भी देखिए u इक्वल टू एक्स माइनस 65 और y माइनस 66 लिया गया है। आप ये बिल्कुल काम ना करिए, थोड़ी वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, हो जाने दीजिए। x की वैल्यू और y की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे एक्स वाई निकालिए, एक्स स्क्वायर निकालिए, वाई स्क्वायर निकालिए और फार्मूला वही थर्ड वाला लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद में सब सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 0.789। 0.789 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक बेटा ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। समझ में आई बात? अगर चाहो तो आप बुक का भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बुक का ना देखो, चाहो तो आप बुक का भी देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जैसे इसमें सॉल्व है, लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर ये अगर ऐसे ही हम करना चाहें, छोटा करके करना चाहें, ये जो बेटा यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। और याद रखना, घटाने से, जोड़ने से, डिवाइड करने से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये चेंज इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन से। अच्छा ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दो नए वेरिएबल में ट्रांसफर कर लेते हैं u और v में अपने मन से। जैसे यहाँ पे 65 x में सेपरेट किया गया है, तो तुम 65 कोई बीच में वैल्यू ये देखो आ रही है इस नंबर्स के, तुम चाहो तो 62 सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहो तो 75 सब्ट्रैक्ट कर लो। और y में इन्होंने 66 सब्ट्रैक्ट किया है, चाहो तो तुम 62 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या 68 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो u और v वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब u और v वेरिएबल से u स्क्वायर निकालिए, v स्क्वायर निकालिए और uv निकालिए, इनका सम कर दीजिएगा। अब जो आपका बेटा फार्मूला होगा अब जो आपका फार्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, ये फार्मूला होगा r इक्वल टू यहाँ पे an सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स वाई होता है, तो यहाँ पे यूवी हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो आ जाएगा सिग्मा यूवी अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एन सिग्मा यू स्क्वायर आएगा, माइनस एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे एन सिग्मा यू का होल स्क्वायर आएगा। देखिए फार्मूला बन गया, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगी। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये चेंज करने से हमारी वैल्यू छोटी आने लगती है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। तो जैसा मना है आप वैसा कर सकते हैं क्वेश्चन बच्चों। तो ये तो हमारा हो गया कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड। अब आते हैं बेटा रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन क्या है और ये कोरिलेशन से थोड़ा डिफरेंट क्यों है और कोरिलेशन से कैसे ये रिलेटेड है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। समटाइम्स कोरिलेशन कोफिशिएंट की बेटा मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। समटाइम्स इन ए प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आवर डेटा कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड। क्वांटिटेटिवली मेजर का मतलब होता है नंबर में डेटा, बट क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, मींस गुण, और यहां पे तो उसका मतलब होता है नंबर। मेजर बट क्वालिटेटिव असेसमेंट इज पॉसिबल सच एज ब्यूटी, हॉनेस्टी, आईक्यू एक्सेट्रा। मीन्स ये कह रहे हैं कि कभी कभी जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में या हमारे प्रॉब्लम्स में या डेली लाइफ के हमारे प्रॉब्लम्स में हमारा जो डेटा होता है वो नंबर्स में नहीं दिया होता है, क्वालिटी के हिसाब से दिया होता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से दिया होता है। इस सिचुएशन में हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बनाते हैं, मतलब रैंक लगा देते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी मान लो ब्यूटीफुल लिखा है, तो जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसको 1 रैंक दे देंगे, जो थोड़ा उससे कम सुंदर होगा उसको 2 रैंक दे देंगे, जो उससे और थोड़ा सा सांवला होगा उसको 3 रैंक दे देंगे। तो ऐसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, रैंक देना स्टार्ट कर देते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में। इन दिस केस द बेस्ट इंडिविजुअल इज गिवन द रैंक 1। जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे सुंदर होता है, उसको हम लोग क्या देते हैं, रैंक 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट कैन बी गिवन टू रैंक 2 एंड नेक्स्ट गिवन टू रैंक 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सबसे अच्छे वाले को, सबसे ज्यादा नंबर वाले को, सबसे ब्यूटीफुल को रैंक 1 देते हैं, नेक्स्ट वाले पे रैंक 2 देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पे 3 देते हैं, डॉट 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 सो ऑन, ऐसे रैंक हम लोग उसकी दे देते हैं। देन द रिलेशन इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। इस कारण यहाँ पे रैंक हम लोग देते हैं, तो इसको कहते हैं, ये जो हमारा रिलेशन बनता है इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। अच्छा,
द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो कॉल्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कभी कभी एग्जाम में आता है फाइंड द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और कुछ नहीं, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बेटा इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, and the formula is defined as capital R equal to 1 माइनस, अब 1 माइनस बेटा माइनस है ये बेटा एक ब्रैकेट में है इतना, ठीक है, 1 माइनस 6 टाइम सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, वेयर डी आई मीन्स क्या है, डी आई इज डिफरेंस इन रैंक एंड एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे कितने दिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये फार्मूला बेटा याद कर लीजिए, क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। ओके, तो कैपिटल आर 1 माइनस और ये पूरा का पूरा टर्म एक है, मतलब इस पूरे की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे और उसको 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा कैपिटल आर आएगा। द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज आल्सो लाइज बिटवीन -1 to 1। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती, इसी तरीके से रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज आल्सो लाइज बिटवीन -1 to 1। अगर आर की वैल्यू 0 है तो नो रैंक कोरिलेशन, और निगेटिव है तो निगेटिव रैंक कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन होता है। चलिए, तो अब बेटा इसके हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। पहला एग्जांपल है बेटा हमारा, देखिए पहला एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। पर्सन्स के नाम क्या है, ए नाम है एक पर्सन का, एक नाम बी पर्सन का, एक सी डी ई एफ आई जे तक बेटा ये नाम लिखे गए हैं पर्सन्स के, आदमियों के। ओके, और रैंक इन मैथ में रैंक कितनी दी गई है, 9 10 6 5, ई की रैंक 7 है, एफ की रैंक 2 है, जी की रैंक 4 है, एच की रैंक 8 है, आई की रैंक 1 है, जे की रैंक 3 है। आई की रैंक 1 है मतलब इसके नंबर सबसे ज्यादा मैथ में है। ओके, 1 मीन्स होता है बेस्ट। ओके, और रैंक इन फिजिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और रैंक ऑफ ए इज 1 मीन्स सबसे ज्यादा नंबर इस पर्सन ए के फिजिक्स में आए हैं और वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये बेटा रैंक दिए गए हैं, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा चलो करते हैं। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मीन्स एन इक्वल टू 10। ओके, अब बेटा देखिए क्या दिया है, पर्सन्स हमारे पास, टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करिए बच्चों। कैसे टेबल बनाएंगे, बड़ी इजी टेबल है बेटा, एक बार में ही आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले पर्सन लिख दीजिए, देखिए पर्सन लिखे ए बी सी डी आई जे। रैंक क्या दी गई है बेटा, रैंक R1 लिखा है, ये रैंक है बेटा, किसकी रैंक है, मैथ की रैंक है, ये लिख दीजिए, मैंने RM लिख दिया, चलो ठीक है। 9 10 6 ये दिया गया है। R2 रैंक किसकी है, फिजिक्स में रैंक है, हमने RP दे दिया, रैंक इन फिजिक्स क्या है, ये बेटा यहां से टेबल से देख के लिख दिया। ठीक है, अभी आपको रैंक बना नहीं रहे, सीधे इस क्वेश्चन में रैंक ऑलरेडी दी गई है तो उसी का यूज कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको रैंक बनानी पड़ेगी, रैंक बनाने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए ये इतनी चीजें गिवन थी तो मैंने ये नोट कर लिया। अब कैपिटल डी बेटा फाइंड करेंगे, कैपिटल डी का मान वैल्यू क्या होता है, नाम कैपिटल डी इज डिफरेंस इन रैंक, रैंक में क्या डिफरेंस है करस्पॉन्डिंग वो हम वैल्यू लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए 9 ये है और ये 1 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 8 हुआ। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 1 -8 करते हैं, 1 -9 करते हैं तो -8 लिखते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे 9 -1 करते हैं तो +8 रखते हैं। बेटा आपको प्लस या माइनस बिल्कुल भी नहीं देखना है, दोनों का जस्ट आपको डिफरेंस ले लेना है और पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। तो 9 और 1 का डिफरेंस कितना, 8, तो देखिए रैंक 8 आ गई इसकी, सॉरी डिफरेंस 8 आ गया। 10 और 2 में डिफरेंस कितना, 8 का। 6 और 3 में डिफरेंस कितना है, 3 का। 5 और 4 में डिफरेंस कितना है, 1 का। 7 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 का। 2 और 6 में डिफरेंस कितना है, 4 का। 4 7 में डिफरेंस कितना है, 3 का। 8 और 8 में डिफरेंस कितना है, 0 का। 1 और 9 में डिफरेंस कितना है, 8 का। और 3 और 10 में डिफरेंस कितना है, 7 का। देखिए ये हमने डिफरेंस निकाल लिए, कुछ भी निगेटिव नहीं लिखना है आपको, केवल डिफरेंस लेना है।
कि कितना डिफरेंस है। अब नेक्स्ट बेटा आपको टेबल बनानी है डी स्क्वायर की, क्योंकि डी स्क्वायर फार्मूला यूज होता है। तो बेटा इन सब का होल स्क्वायर कर दीजिए, जो डी स्क्वायर आएगी। इन सभी नंबर्स का बेटा सम करिए, और सम करेंगे तो आपको आ जाएगा सिग्मा डी आई स्क्वायर, और सिग्मा डी आई स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 280 बेटा, ये सिग्मा डी आई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो बेटा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल आर इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। एन की वैल्यू बेटा 10 है और डी स्क्वायर की वैल्यू आई 280। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1 माइनस 6 इंटू 280 अपॉन एन इज इक्वल टू 10 एंड एन स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 1। तो यहाँ से बेटा 6 इंटू 280 कर दीजिए, और 100 माइनस 1 99, और 10 का मल्टीप्लाई तो 980, और 980 का इसमें डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.697, और इसको जैसे 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस टाइम 0.697। ये हमारा रैंक कोरिलेशन की रैंक है। हमारा आंसर आ गया, निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव रैंक कोरिलेशन है। तो ये बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमको रैंक भी बनानी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको पहले रैंक बनाना है, रैंक बनाने के बाद में फिर हम लोग इस क्वेश्चन को फार्मूला लगा के रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन बेटा हम सबसे पहले पढ़ते हैं, समझना बेटा ध्यान से। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय रिक्रूटमेंट इन द सिलेक्शन टेस्ट एक्स and in the proficiency test y are given below. Serial number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and value of capital X। ये मार्क्स है बेटा, मार्क्स x के, और ये मार्क्स y के। 10 15 12 17 13 16 24 14 22 30 42 45 46 33 34 40 35 39। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन होता तो एक्स और वाई में निकालते, लेकिन यहाँ पे रैंक कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि मार्क्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टी में इसकी वैल्यू दी गई है। तो अब सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखी है और वाई की वैल्यू लिख ली, ये तो गिवन वैल्यूज हैं। तो देखिए एक्स और वाई की बेटा हमने गिवन वैल्यूज ये टेबल में लिख दी। ओके, अब इसकी बेटा रैंक बनाते हैं। तो रैंक इन एक्स एंड रैंक इन वाई, ये बेटा हमने दो नई टेबल कंस्ट्रक्ट कर दी। तो रैंक इन एक्स, रैंक इन एक्स बना रहे हैं बेटा, समझना ध्यान से कैसे बना रहे हैं। ये जो आप वैल्यूज देख रहे हैं, सबसे पहले आपको जो वैल्यू देखना है एक्स में देखना है। सबसे पहले एक्स में वैल्यू देखिए, एक्स में वैल्यू देखिए। तो एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, देखिए बेटा एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 24। ये 24 है ये, तो 24 को हम लोग रैंक देंगे 1। ठीक, ये 1 रैंक देगा, सबसे जो मैक्सिमम नंबर है एक्स में। 24 को कौन सी रैंक दिया, 1। इसके बाद आगे बढ़िए, 24 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, 22। तो 22 को कौन सी रैंक देंगे, 2 रैंक देंगे। ठीक, अब 22 के नीचे कौन सा नंबर है बेटा, 22 के नीचे नंबर है हमारा 17। 17 को कौन सी रैंक देंगे हम लोग, 3 रैंक देंगे। फिर हम लोग 16 को कौन सी रैंक देंगे, 4। ओके, और फिर इसके बाद 16 से छोटा नंबर कौन सा है, 15। तो इसको देंगे हम लोग 5 रैंक। बेटा ऐसे ही रैंक आपको लिखनी है, पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर बाद में टेबल में इसको लिख देंगे। 15 के बाद आपको ये नंबर है 14 को रैंक देंगे 6। ठीक है, 14 के बाद आए 13, इसको रैंक देंगे हम लोग 7। इसके बाद 12 है, 12 को रैंक देंगे हम लोग 8। इसके बाद हमारा 10 है, इसको रैंक देंगे 9। तो ये देखिए रैंक हमने दे दी। ओके, तो ये रैंक बेटा हमने दे दी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यही जो बेटा यहां पर ये जो रो बनी हुई है, इसमें हमने लिखा है रैंक इन एक्स। तो बेटा यहीं पे आपको रैंक लिखनी है। तो ये इसकी रैंक कितनी है, 9 देखिए लिखा, इसकी रैंक 5, इसकी रैंक 8, इसकी रैंक 3, इसकी रैंक 7, इसकी रैंक 4, इसकी रैंक 1, इसकी रैंक 6, इसकी रैंक 2। तो ये नंबर्स बेटा यहाँ पे लिख दिए। बताओ समझ में आ गई बात। सिमिलरली अब y की रैंक बनाइए बेटा। तो y सेम यही प्रोसेस करेंगे, y की रैंक बना के यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे। तो बेटा y की रैंक्स बनाते हैं, 1 2 बना देते हैं, फिर आप तो कर ही रहे हैं साथ में हमारे। तो y की रैंक बनाते हैं बेटा। तो y की रैंक बनाए तो सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है, सबसे बड़ा नंबर है अपना ये 46। तो 46 की रैंक होगी 1। इससे जस्ट छोटा वाला नंबर है 45, इसकी रैंक होगी 2।
इससे जस्ट छोटा वाला नंबर है कौन सा 42, इसकी रैंक हो जाएगी हमारी 3। 42 से जस्ट छोटा जो नंबर है वो है 40, इसकी रैंक हो जाएगी 4। फिर इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है 39, इसकी रैंक हो जाएगी 5। 39 से छोटा कौन सा है जस्ट नंबर 35, इसकी रैंक हो जाएगी 6। फिर 34 की रैंक 7, फिर 33 की रैंक 8 और फिर 30 की रैंक 9। ठीक है, तो देखिए ऐसे रैंक बनाते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो बेटा ऐसे ही पहले पेंसिल से आप रैंक इस पे सर्किल करके मार्क करके बना लीजिएगा, बाद में आप लिखिएगा। अब एक नई टेबल बनाइए रैंक इन वाई, और देखिए वाई की रैंक लिख दीजिए 9 3 2 1 8 7 4 6। ये देखिए रैंक, तो ये रैंक बन गई। इस तरीके से रैंक बनाते हैं। तो आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब कैपिटल डी निकालिए बेटा, डिफरेंस इन रैंक। तो डिफरेंस इन रैंक क्या होगा, दोनों रैंक का डिफरेंस लिए 9 9 0 5 3 2 8 और 2 6 3 और 1 2 7 और 8 में डिफरेंस 1 4 और 7 में डिफरेंस 3 1 और 4 में डिफरेंस 3 6 और 6 में डिफरेंस 0 2 और 5 में डिफरेंस 3। निगेटिव से कोई मतलब नहीं, केवल जस्ट डिफरेंस लीजिए, केवल नंबर लिखिए पॉजिटिव में। अब डी स्क्वायर निकाल लीजिए बेटा, इसका होल स्क्वायर 0, ये 4, ये 6 का 36, 2 का 4, 1 का 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9, और ये देखिए डी स्क्वायर निकला है। अब डी स्क्वायर को बेटा सम कर दीजिए, देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 74। अच्छा इनको काउंट कर लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, मीन्स एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा बाय रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फार्मूला क्या होता है, कैपिटल आर इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट गई, ये 9 स्क्वायर मीन्स कितना हुआ 81 माइनस 1, और ये 9, और यहाँ पे डी आई स्क्वायर 72। देखिए ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको बेटा कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आई 0.6, और 1 में आप इसको सेपरेट करेंगे तो वैल्यू आई 0.4। तो हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.4 आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट होता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, जिसमें हम लोगों ने रैंक बनाई है। बनाने के बाद फिर उसमें हमने रैंक कोरिलेशन का कोफिशिएंट का फार्मूला यूज किया है। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है, लिखा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। लिखा है 10 कंपिटिटर्स इन ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट वेयर रैंक बाय 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। बेटा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें ब्यूटी की 3 कंटेस्टेंट हैं, सॉरी 10 कंटेस्टेंट हैं। ओके, उन कंटेस्टेंट्स में जज करने वाले 3 जज बैठे हुए हैं। किस ऑर्डर में बैठे हुए हैं बेटा, फर्स्ट जज, सेकंड जज और थर्ड जज। ठीक है, फर्स्ट जज ने रैंक दी है 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8। 10 कंटेस्टेंट हैं, ये पहला कंटेस्टेंट है, ये दूसरा है, ये थर्ड वाला कंटेस्टेंट है, ये फोर्थ वाला है, ये फिफ्थ है, ये 6 वाला कंसिस्टेंट है, ब्यूटी कंसिस्टेंट, ये 7th है, ये 8 है, ये 9 कंसिस्टेंस है, और ये वाला बेटा 10 कंसिस्टेंट है। इसकी पहले जज ने रैंक दी है 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8। इसका मतलब क्या है, पहले वाले जज ने फर्स्ट को कहा है कि वो अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सेकंड वाले को कहा है मीडियम में है, 6 रैंक दी गई है। और यहाँ पे ये जो 8 वाला है उसको कहा गया है कि कम सुंदर है, और जो आपका फोर्थ वाला है उसको कहा गया है कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, क्योंकि उसको 10 रैंक दी है। इस तरीके से फर्स्ट जज ने अपने अनुसार ब्यूटी कंटेस्टेंट्स को रैंक दे दी है। सिमिलरली सेकंड जज है, सेकंड जज ने पहले वाले को 3rd रैंक दी है, सेकंड वाले को 5th, थर्ड वाले को 8, फोर्थ वाले को 4, पांचवें को 7, इसी तरीके 10 वाले को 9 रैंक दी है। इसने 8 वाले को पहली रैंक दी है, मींस ये मान रहा है सेकंड जज कि 8 वाला हमारा अति सुंदर है, इसको फर्स्ट रैंक दी है। इसी तरीके से थर्ड जज है बेटा, थर्ड जज ने पहले वाले को 6 रैंक दी है, सेकंड को 4,
थर्ड को 9, फोर्थ को 8 और फिफ्थ वाले को कहा है अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर कंसिस्टेंट है, ये हमारा, इसको इसने फर्स्ट रैंक दी है, ठीक है। और 8 वाले को इसने 10 रैंक दी है, मतलब वो मान रहा है कि वो ज्यादा सुंदर नहीं है, बस सूरत उसको दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, यूज द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू द कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। इन तीनों जजेस में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों जजेस में कौन से जजेस का टेस्ट या कौन से जजेस का सलाह एक दूसरे से मैच खा रही है, वो कौन से जजेस हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन कैसे करते हैं, रैंक कोरिलेशन से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक टेबल हम लोग बेटा फॉर्म करते हैं। तो कंपटीटर ABCD यहाँ पे लिखा है, हमने फर्स्ट सेकंड दे दिया था बेटा, और इनकी रैंक जो दी गई है ये हम लोग वर्टिकल कॉलम्स में ये रैंक लिख देते हैं बेटा। तो देखिए रैंक हम लोगों ने लिख दी है। तो ये देखिए कंपटीटर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ऐसे करके 10 इन्होंने ABCD दे दिया है, कोई बात नहीं। पहले की रैंक क्या है, R1 मतलब जज, जज की रैंक क्या है ये, सेकंड जज की रैंक क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया J1 लिख देते हैं, यहाँ पे जज 2 लिख दें, यहाँ पे जज 3 लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है। R1 R2 R3 न लिख के लिखिए, जज 1 जज 2 और जज 3 तीनों की हमने रैंक लिख दी है, ठीक। अब डिफरेंस इन रैंक निकालिए। डिफरेंस इन रैंक कैसे निकलेगी बेटा, 3 निकलेंगे। पहला लिखा है D12, D12 का मतलब है डिफरेंस इन रैंक ऑफ जज 1 एंड जज 2। तो जज 1 ये है, जज 2 ये, दोनों का डिफरेंस लिया, देखो कितना आया, ये 2, 6 और 5 का डिफरेंस 1, 5 और 8 का डिफरेंस 3, 10 और 4 का डिफरेंस 6। इसी तरीके से D12 निकालिए। D12 मीन्स डिफरेंस इन रैंक ऑफ जज 1 एंड जज 2। इसी तरीके से अगला निकालिए बेटा, डिफरेंस इन रैंक ऑफ जज 1 एंड जज 3। ये जज 1 और जज 3 का डिफरेंस है, ओके। तो निकाल लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से D23 निकालिए, जज 2 और जज 3 का डिफरेंस निकालिए बेटा, 3 ही आएंगे, पहला और दूसरा जज, दूसरा और तीसरा जज, और पहला और तीसरा जज, ठीक है। तो ये बेटा D23 की वैल्यू निकाल लीजिएगा डिफरेंस। तो इसका मतलब जज 2 और जज 3 में डिफरेंस निकालेंगे तो 3 6 में डिफरेंस 3, 5 4 में डिफरेंस 1, 8 और 9 में डिफरेंस 1, इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। अब ये जितने भी आपने डी निकाले हैं, ये इन तीनों का बेटा होल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे फार्मूले में डी स्क्वायर होता है। तो देखिए ये हमने डी स्क्वायर कर दिया, और सब का बेटा सम कर लीजिएगा, तो सिग्मा डी आई स्क्वायर सिग्मा डी आई स्क्वायर सिग्मा डी आई स्क्वायर आ गया। ये 1 2 मीन्स जज 1 और जज 2 है, ओके। अब हम लोग बेटा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं किसमें, जज 1 और 2 के बीच में। जज 1 और 2 के बीच में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जज 1 एंड 2 ऐसे लिख दिया, R12। तो फार्मूला होता है 1 माइनस सिग्मा सिग्मा डी आई 1 2 का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू बेटा कितनी है 10, तो ये 10 इंटू 100 माइनस 1 99 आएगा। और जज 1 और 2 का स्क्वायर कितना है, देखिए 200 आया है, तो 200 बेटा यहाँ पे लिख दिया गया है, ओके। और इससे बेटा कैलकुलेटर से बेटा इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके 1 में सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए आंसर हमारा क्या आ गया है। रैंक कोरिलेशन 1 और 2 के बीच में जो आया है, रैंक कोरिलेशन माइनस 0.212 आया है, ओके। अब इसी तरीके से बेटा सेम वे में अब हम लोग निकालेंगे रैंक कोरिलेशन ऑफ 1 एंड 3 एंड रैंक कोरिलेशन ऑफ 2 एंड 3। तो इसके बारे में भी निकाल लीजिए, चलिए बेटा निकालिए सब लोग। अच्छा बच्चों, तो रैंक कोरिलेशन बिटवीन जज 1 एंड जज 3 इज 1 माइनस सिग्मा 6 टाइम्स सिग्मा डी आई 13 स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। नीचे वाला तो बेटा सेम रहेगा, और D13 का होल स्क्वायर की वैल्यू 60 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे की वैल्यू निकाल के 1 में सपरेट करेंगे, देखिए वैल्यू आ गई 0.636, ओके। अब निकालिए थर्ड वाला पेयर, निकालिए R23 निकालिए। R23 मीन्स
हमारा जज 2 एंड जज 3 के बीच में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो 1 माइनस 6 टाइम्स सिग्मा D2 3 का स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये D2 3 का स्क्वायर 214 है और बाकी 10 इंटू 99 सेम रहेगा। डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से और 1 में सेपरेट करेंगे। देखिए वैल्यू आ गई 0.297 वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या वैल्यू आ रही है। पहले बेटा जो आपका जो R12 की वैल्यू कितनी आई है, R12 की वैल्यू आई है -0.212 आपकी कॉपी में लिखी हुई है। ओके, ये वैल्यू आई है। और R13 की वैल्यू आई 0.636 और R23 की वैल्यू आई -0.027। इन दोनों को बेटा ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है, कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जज इज निगेटिव। पहले और सेकंड जज के निगेटिव, दैट इज ओपिनियन रिगार्डिंग ब्यूटी टेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलरली ओपिनियन ऑफ सेकंड एंड थर्ड जज आर अपोजिट टू ईच अदर, बट द ओपिनियंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जज are similar type and their correlation is positive. It means that liking and disliking are very much common. ये इसका आंसर है। नहीं समझ पाए, देखो बेटा पहला और दूसरे जज का बेटा जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वो निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब है कि इन दोनों के जो ओपिनियन हैं वो एक दूसरे से अपोजिट है बेटा। निगेटिव होने का मतलब है एक दूसरे से अपोजिट है। क्यों? क्योंकि निगेटिव कोरिलेशन है। निगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है एक में इंक्रीज करें तो दूसरे में डिक्रीज हो। ठीक है, ये होता है निगेटिव कोरिलेशन। तो एक 4 आए ऐसा हो लेकिन निगेटिव होने का दूसरा 4 आए दूसरा जैसा, तो ये अपोजिट है बेटा, तो ये नहीं काम करेगा। दूसरा देखिए 1 और 3, देखिए 1 और 3 के बीच में जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, मतलब एक में इंक्रीज करें तो दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है। तो 1 और 3 का जो ओपिनियन है वो पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस का मतलब है ये सही है, एक दूसरे से मेल खाता है, सिमिलर है बेटा। ओके, और थर्ड वाला जो हमारा है R23 मीन्स जज 2 और 3 के बीच का जो ओपिनियन है वो भी निगेटिव है, मीन्स ये अपोजिट ओपिनियन है, तो ये भी बेकार है। तो पॉजिटिव ओपिनियन किसमें आ रहा है, 1 और 3 जज के बीच में। तभी देखिए यहां पे लिखा है इट मीन्स दैट जज फर्स्ट एंड थर्ड आर सिमिलर टाइप एंड इस लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग आर वेरी मच कॉमन। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा बच्चों, एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है टाई रैंक का। टाई रैंक का मतलब होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे सर हम लोग रैंक बनाते हैं 1 2 3 4 रैंक बनाते हैं, कभी कभी क्या हो अगर नंबर सेम हो, मान लो एक में लिखा है 75 और एक फिर से नंबर 75 आ गया है, तब उन दोनों की रैंक बेटा सेम हो जाएगी, तो उनकी रैंक कौन देंगे, तो 75 की जो रैंक होगी मान लीजिए 3 रैंक है और दूसरे जो 75 की रैंक है वो भी 3 है, तो बेटा अब तो मैच टाई हो गया ना, दोनों में 3 3, तो दोनों को 3 नहीं देंगे। ठीक है, आप कहोगे 3 नहीं देंगे तो सर क्या 3 और 4 दे देंगे, बेटा 3 और 4 भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो एक को अगर हम 3 देंगे और दूसरे को 4 देंगे तो दूसरा वाला जो 75 नंबर है वो कहेगा कि आप हमको 4 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम भी तो बराबर हैं, हमको भी 3 चाहिए। तो ऐसे तो बेटा एक दूसरे से लड़ाई करने लगेंगे रैंक के लिए। तो इसमें हम लोग जब रैंक हमारी टाई हो जाती तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है, मान लो हमारे नंबर एक 75 की रैंक 3 है और एक दूसरा 75 आया उसकी भी रैंक 3 होगी, तो हम मान लेते हैं इस 75 की रैंक ये 3 होगी, इसकी 75 इस 75 की रैंक 4 होगी। अब इस 3 4 को बेटा ऐड कर देंगे, तो 3 4 को ऐड करके इसका मीन ले लेंगे, तो 3 4 7, तो वैल्यू आएगी 3.5। अब ये 3.5 वैल्यू हम इस 75 की भी दे देंगे और 3.5 वैल्यू इस 75 को भी दे देंगे, मतलब अब हम उनको कॉमन रैंक कौन सी दे देंगे, 3.5। ओके, तो जब टाई रैंक हो जाती है तो जितने नंबर्स के बीच में टाई रैंक होती है उतनी रैंक लिख के उन रैंक का सम करके उसका मीन ले लेते हैं बेटा, और उस मीन को ही सभी की रैंक हम लोग दे देते हैं। ये तो बेटा रैंक
का हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हम लोग जब बेटा लगाएंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट क्या है, ये 1/12 एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म बेटा सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड कर देते हैं। ओके, ये टर्म सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड कर देते हैं। 1/12, याद कर लीजिएगा बच्चों, 1/12 एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड कर देंगे। और कितनी बार ऐड करेंगे, एडेड टू ईच रिपीटेड आइटम। मान लो 3 रिपीटेड आइटम होते हैं तो इसको 3 बार ऐड करना पड़ेगा। एक रिपीटेड आइटम है तो 1 बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा बेटा फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कैपिटल आर इक्वल टू 1 माइनस ये 6 हमारा कॉमन आ जाएगा और ये लगेगा बेटा ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस ये वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा 1/12 एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। मान लो एक बार और रिपीट है तो फिर से यही फैक्टर लिखेंगे 1/12 एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। अगर एक बार और होता है रिपीट तो एक बार फिर से लिखेंगे 1/12 एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो अब चलिए बेटा क्वेश्चन एक करते हैं। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो इससे हमको इस टाई रैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों हमारा क्वेश्चन है, obtain the rank correlation coefficient for the following data. The x is 68, 64, 75, 50, 64, 80, 75, 40, 55 and 64. And the value of y is 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68, 48, 50, 70। ठीक है बेटा, यहाँ पे कहीं पे टाई रैंक वर्ड नहीं यूज हुआ है, सिंपल सा आएगा फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, तो चलिए बेटा करते हैं। तो सबसे पहले x की जो वैल्यूज हैं बेटा देखिए ये लिख दी मैंने, आप भी लिख लीजिए कॉपी में फटाफट, साथ में हम लोग करते चलेंगे बेटा। y की वैल्यूज देखिए ये है तो y की वैल्यूज लिख दी। अब क्या है, x की रैंक बेटा बना के पहले यहाँ पे लिख दीजिए, फिर y की रैंक बना के यहाँ पे लिख दीजिए। रैंक बनाना आपको पता ही चल गया है, जो सबसे मैक्सिमम नंबर होगा उसको फर्स्ट रैंक देंगे, उसके जस्ट छोटा नंबर होगा उसको सेकंड रैंक देंगे, फिर उससे जो थोड़ा सा छोटा होगा उसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, इसी तरीके से नंबर रैंक हम लोग दे देंगे। तो चलिए बेटा रैंक बनाते हैं हम लोग। तो फटाफट देखो बनाते, सबसे देखिए यक्स में बताते चलिएगा बच्चों हमको। देखिए सबसे पहले यक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा नंबर है 80, तो 80 को हम लोग रैंक दे देंगे 1। ठीक, अभी हम नीचे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा सबसे जो छोटा नंबर है कौन सा है, 80 के बाद देखिए सबसे दूसरा कौन सा छोटा नंबर है 75। 75 को हम लोग रैंक दे देंगे 2। लेकिन जैसे हमने 75 को रैंक 2 दिया तो देखिए टाई हो गया, क्योंकि एक 75 यहाँ पर भी है, वो भी कहेगा कि हमको भी 2 रैंक चाहिए। तो अब क्या होगा, तो ये टाई रैंक का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये 75 की रैंक 2 और इस 75 की रैंक अब हम लोग दे देंगे 3। लेकिन अभी ये मान्य नहीं होगी रैंक, ये से और तो कोई 75 नहीं है। अच्छा, अब ये इसकी रैंक 75 की, एक की 2 दे, एक की 3 दी, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों रैंक का मीन ले लेंगे। मीन मीन्स 2 + 3/2, तो ये आ जाएगा 5/2 और 5/2 मीन्स हो गया 2.5। तो अब बेटा आप दोनों की जो रैंक होगी वो 2.5 और 2.5 हम लोग रैंक देंगे। देखिए यही वैल्यू यहाँ पे 2.5 और ये 2.5 आई है। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब देखिए हमारा काम यहाँ तक कितना खत्म हो गया, ये हमारा रैंक था 2 का और ये रैंक था 3 का। रैंक तो हमने यहाँ पे 2.5 देंगे, लेकिन हमने रैंक कहाँ तक यूज कर ली है बेटा, हमने रैंक 2 और 3 तक यूज कर ली है। अब अगले वाले रैंक को 3 न देके 4 रैंक देंगे, क्योंकि 3 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अब बेटा कौन सा हमारा नंबर है, देखिए 68 है, 68 को रैंक दे देंगे 4। 68 के बाद अब कौन सा नंबर है बेटा, अब कौन सा नंबर है, 68 के बाद हमारा आया नंबर 64। तो 64 को हम लोग दे देंगे रैंक 5। फिर से एक 64 है, ओके, तो इसकी हम लोग रैंक दे देंगे 6। फिर एक 64 है, इसकी रैंक दे देंगे हम लोग 7। लेकिन ये जो रैंक हमने 64 की दी है 3 जगह, ये मान्य नहीं होगी।
ठीक है। इसकी रैंक हमको कितनी देनी होगी बेटा, देखिए ध्यान से समझना, 5, 6 और 7 तीन रैंक दी है, लेकिन इन तीनों का मीन हमको लिखना है बेटा। ये रैंक देनी पड़ेगी 5 + 6 + 7/3। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18/3। तो वैल्यू आ गई 6। मीन्स अब 64 को, इसको भी 6 रैंक देंगे, इसको भी 6 रैंक देंगे और इसको भी 6 रैंक देंगे। देखिए 6, ये 6 और ये 6 दे दी। आई बात समझ में। लेकिन अब हम लोगों ने रैंक कहां तक यूज कर लिए बेटा, 7 तक यूज कर लिए। तो इससे अब जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, इससे जस्ट छोटा नंबर है 55, तो इसको रैंक देंगे 8। तो देखिए ये 8 रैंक आई है। फिर इसके बाद इससे जब से जस्ट छोटा नंबर क्या है, ये 50 है, 50 को रैंक दे देंगे 9। देखिए ये रैंक 9 आई है। इसके बाद और कोई छोटा नंबर है, हाँ है, 40 है, 40 को कौन सी रैंक दे देंगे, 10 दे देंगे। तो 10 रैंक बेटा दे दिया। तो देखिए ये 10 रैंक आई है। बताओ, तो ये रैंक आप लिख लीजिएगा। देखिए ये रैंक 4 है, इसकी रैंक 6 है, इसकी रैंक 2.5, 9, 6, ये 1 रैंक हो जाएगी, ये 2.5, ये 10, ये 8 और इसकी रैंक आ जाएगी 6। ये रैंक हमने एक्स की रैंक बना ली बेटा। और यहाँ पे एक चीज और गौर करिएगा, दो टाई रैंक आई हैं आपके पास, दो। तो 2 फैक्टर आपको ऐड करने पड़ेंगे, एक्स के लिए 2 फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे। और एक में वैल्यू क्या आ रही बेटा, ध्यान से देखना, ऊपर वाले के लिए एम की वैल्यू हम नोट करे ले रहे हैं बेटा। यहाँ पे एम की वैल्यू आई है 2। क्यों, क्योंकि 75 और 75 दो रिपीट कर रहे थे, तो एम की वैल्यू 2। और यहाँ पे देखिए 64, 64, 64 कितनी बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है। तो एक एम की वैल्यू हमको मिल गई 3। तो ये बेटा हमने नोट कर लिया है। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, अब आते हैं बेटा y की रैंक हम लोग बनाते हैं। तो बेटा y की रैंक चलिए अच्छा बनाते हैं, y की रैंक बनाएं। तो y की रैंक के लिए देखिए बेटा y में आते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 62। तो ये इसकी रैंक होगी 1। तो देखिए 1 आ गई। फिर इसके बाद इससे जस्ट अगला नंबर कौन सा है, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, सबसे बड़ा नंबर 81 है बेटा। ये नहीं, ये नहीं है, ये 1 नहीं है, 81 सबसे बड़ा है बेटा। 81 को 1 देंगे तो देखिए ये रैंक 1 आ गई है। ठीक है, इसके बाद जस्ट अगला नंबर क्या है, 81 के बाद ये 70। तो 70 को रैंक दे देंगे 2। तो देखिए 2 आई हुई है। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। इसी तरीके से रैंक बनाएंगे बेटा। 70 के बाद फिर कौन सा नंबर है इससे जस्ट छोटा, ये है नंबर 68। 68 को रैंक देंगे 3। लेकिन बेटा एक और 68 है, देखिए, तो इसको रैंक दे देंगे 4। लेकिन अब इन दोनों का मीन लेंगे, तो 3 + 4/2 तो कितना आएगा, 7/2 मीन्स 3.5। तो अब 3.5 68 की भी रैंक होगी और 3.5 68 की भी रैंक होगी। लेकिन हम लोगों ने रैंक कहां तक दे दिया है, 4th तक रैंक दे दी है। तो अब अगला जो रैंक देंगे वो 5th में देंगे। तो 5th रैंक हमारी क्या आएगी, 5th रैंक आ जाएगी हमारी ये 62। 62 अगला नंबर है, तो ये 5th रैंक आ जाएगी। फिर 6 रैंक कौन सी आएगी बेटा, 6 रैंक आ जाएगी हमारी 62, हमारी 6 रैंक आ जाएगी। 7 रैंक कौन सी होगी बेटा, 7 रैंक हमारी 58 होगी। देखिए 7 रैंक हो जाएगी। 8 रैंक हमारी कौन होगी, 58 के बाद 50 नंबर है, तो 8 रैंक ये हो जाएगी। 9 रैंक कौन सी है, 48 है, तो ये 9 रैंक हो जाएगी। सबसे लास्ट में जो छोटा नंबर बचा है वो 10 हो जाएगा। ये 45 हमारा 10 हो जाएगा। तो ये बेटा रैंक लिख दी। एक चीज और नोट करना है, यहाँ पर 68 और 68 ये टाई हुआ, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, एक और एक, दो नंबर्स हैं। तो यहाँ पर एक हमको एम और मिल गया है जिसकी वैल्यू एम = 2 है। तो कितने हमको बेटा यहाँ पे एम मिले, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। एम = 2, ये 75 पे 2 ये मिले थे, तो एम = 2। और एक और हमको एम और मिला था कहाँ से, 64 64 64 से 3 रिपीट थे, तो एम = 3। अब y की सीरीज में हमने देखा है कि इसमें भी रिपीट कर रहा है 68 68 2 बार, तो m की वैल्यू 2 है। तो याद रखिएगा m की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है। तो कितने हमको फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे बेटा, 3 फैक्टर हमको लिख लीजिए, 3 फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे। 3 फैक्टर ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए बेटा इसका हम फार्मूला लिखते हैं और आंसर निकालते हैं बच्चों। तो बेटा फार्मूला लिखते हैं, कैपिटल R = 1 - 6 बाहर रहेगा, कर्ली ब्रैकेट, σd²
प्लस एक फैक्टर आपको लिखना पड़ेगा m इक्वल टू 2 के लिए 1/12 m इंटू एम स्क्वायर -1, यहाँ पे m1 लिखा है तो m1 का मतलब क्या है बेटा 2, प्लस दूसरा फैक्टर एक और लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि तीन वैल्यूज रिपीट थी तो m इक्वल टू 3 मीन्स m2 इक्वल टू 3 है तो 1/12 m इंटू एम स्क्वायर -1। एक और रिपीट हुआ था 68 लास्ट का, तो एक और फैक्टर तीसरा भी लिखना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट फैक्टर है, जितनी वैल्यूज टाई होंगी उतने एडजस्टमेंट फैक्टर हमको लिखने पड़ेंगे। तीन हमारी वैल्यूज तीन जगह टाई हुई तो एक एडजस्टमेंट फैक्टर, दूसरा और तीसरा, तीन फैक्टर हमको सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे m इक्वल टू 2 है, ये एक हमने लिख दिया, बस वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। सिग्मा डी स्क्वायर की थी 72, 1/12 m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर -1 प्लस 1/12 यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 स्क्वायर -1 प्लस 1/12 यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर -1। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू 10 थी तो 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। कैलकुलेटर की मदद से बेटा इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू इस पूरे ब्रैकेट की 75 और नीचे वैल्यू आएगी 990। इसको बेटा डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कैलकुलेटर से तो वैल्यू आएगी 6/11। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R इक्वल टू 0.545। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन किसका था, क्वेश्चन था हमारा जब हमारा रैंक टाई हो रही है बेटा। तो ये भी हमें लगता है टाई का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस हमारे वीडियो लेक्चर में आपको कैसा लगा, क्या सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बहुत अच्छे से बताई है और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। तो ओके बच्चों, अच्छे से प्रिपरेशन करिए अपने एग्ज़ाम की। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।